गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम इस ज्योग्राफी की सीरीज में क्लाइमेट के दूसरे लेक्चर को पढ़ रहे हैं भाई। और इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं भारत में होने वाली वर्षा। भारत में कितने प्रकार से वर्षा होती है, किस किस ऋतु में वर्षा होती है भाई, और कौन कौन से कारकों से भारत में वर्षा होती है, इन सभी बातों को आज पढ़ने वाले हैं हम। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें भाई, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। देखते हैं, देखो भारत में होने वाली वर्षा। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, भारत में होने वाली वर्षा किस प्रकार से होती है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं भाई। थोड़ा सा आप ये मानकर चलें, इस वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तव में भारत में वर्षा किस प्रकार से होती है भाई, और उसकी क्रियाविधि मुख्य रूप से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो, भारत में होने वाली वर्षा को दो ऋतुओं में बांटा गया है। एक तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, सही है भाई। और दूसरी शीत ऋतु में, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तो इस प्रकार से हम पूरे भारत में होने वाली वर्षा को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एक करके देखो, इनके बारे में हम जानते हैं भाई। आप हेडिंग लिख लें अपनी कॉपी में, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा। और अगर ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा की बात की जाए तो केवल ग्रीष्म ऋतु में एक ही कारक के कारण, एक ही कारक से वर्षा होती है। सही है, बहुत सारे इसके कारक नहीं हैं, केवल एक कारक है जिससे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। तो आप लिख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। क्लियर है भाई? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगर इसकी बात करें हम तो आप कह सकते हैं भाई, इसके द्वारा 1 जून से लेकर 1 जून से लगभग सितंबर तक, 1 जून से लगभग सितंबर तक वर्षा होती है। कब तक? लगभग सितंबर तक वर्षा होती है। और 1 जून को यह केरल के मालाबार तट से टकराता है। किससे? मालाबार तट से टकराता है। और उसके बाद जुलाई तक, या फिर आप ये कह सकते हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, के प्रथम सप्ताह, या कहीं कहीं सेकंड या द्वितीय वीक भी लिखा होता है, सेकंड सप्ताह। तो प्रथम या फिर द्वितीय सप्ताह तक पूरे भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है। ये द्वितीय सप्ताह या प्रथम सप्ताह तक जुलाई के, जून में आया लेकिन केरल में पहुंचा है। केरल से दिल्ली तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है मानसून को। तो आप याद रखेंगे जुलाई के प्रथम सप्ताह या फिर द्वितीय सप्ताह तक ये पूरे भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है, पूरे भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है। और पूरे भारत में वर्षा होती है। इस समय पूरे भारत में वर्षा होती है। और आप याद रखेंगे भारत में होने वाली लगभग 75% से 90% तक वर्षा इसी मानसून से होती है, इसी मानसून से वर्षा होती है। तो आप याद रखेंगे भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से ये वर्षा होती है। और ये जो मानसून है, इसमें जो हवाएं हैं वो अति नमी युक्त होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत ज्यादा नमी युक्त होती हैं। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि इन हवाओं को नमी कहां से प्राप्त होती है, तो आप याद रखेंगे इन हवाओं को नमी हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में अवस्थित हिंद महासागर से प्राप्त होती है, हिंद महासागर से प्राप्त होती है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। नमी कहां से प्राप्त होती है भाई? से हिंद महासागर से। तो देखेंगे, देखो ये पूरे भारत में वर्षा करने में सक्षम है, लेकिन भारत में एक स्थान पर इसके द्वारा वर्षा नहीं होती है। तो आप याद रखेंगे पूरे भारत में वर्षा करने में ये मानसून सक्षम है, लेकिन
ये पूर्वी तट, पूर्वी तट, और पूर्वी तट में भी कौन सा, कोरोमंडल तट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भाई पूर्वी तट को कई भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से जो कोरोमंडल तट है वहां पर वर्षा, इसके द्वारा वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आप याद रखेंगे इस बात को भी कि वर्षा नहीं होने का क्या कारण है। तो वर्षा नहीं होने का कारण है कि जो पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत बिल्कुल इस मानसून के समांतर है, इस मानसून के कैसा है भाई, समांतर है। तो याद रखेंगे ये मानसून बिल्कुल पूर्वी घाट के समांतर होने के कारण उससे टकराता नहीं है, और जब नहीं टकराएगा तो वर्षा भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, तो आप याद रखें भारत में होने वाली जो वर्षा है, भारत में होने वाली जो वर्षा है वो मुख्य रूप से पर्वतीय ढाल पर निर्भर करती है। किस पर, पर्वतीय ढाल पर। किस पर निर्भर करती है, पर्वतीय ढाल पर। कहने का मतलब है अगर ये हिमालय है, जब तक हवा इससे टकराएगी नहीं, हिमालय है अगर ये इससे हवा टकराएगी नहीं और हवा इसके साथ साथ ऊपर को नहीं उठेगी, तब तक वर्षा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये जो जलवाष्प है, ये जो जलवाष्प है नमी के रूप में मानसून में, वो ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर उसमें क्या होता है भाई, संघनन होता है। उसका क्या होता है, संघनन। संघनन की क्रिया आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, जिसमें जलवाष्प द्रवित हो जाती है, और द्रवित संघनन हो जाएगा तो वो द्रवित हो जाएगी, और द्रवित होने के बाद पानी की बूंदों के रूप में कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरे भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा का यही क्रम होता है। क्लियर है भाई, अब आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से लगभग 1 जून से लेकर सितंबर तक होती है, और जून के माह में ये मुख्य रूप से केवल कहां पहुंचता है, केरल के मालाबार तट पर। और ये बात भी याद रखना, जब 1 जून को केरल के मालाबार तट पर ये टकराता है तो इस घटना को हम मानसून प्रस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट, या फिर मानसून का विस्फोट, मानसून का विस्फोट, नहीं तो मानसून का धमाका भी कह देते हैं। तो याद रखना मानसून का धमाका क्या है, जब 1 जून को केरल के मालाबार तट से दक्षिण पश्चिमी मानसून टकराता है तो उस घटना को मानसून का धमाका या मानसून का प्रस्फोट या फिर मानसून का विस्फोट कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल मैप से समझाता हूं कि वास्तव में होता क्या है गर्मियों के दिनों में। तो देखेंगे, देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई इसका। तो किस प्रकार से क्रिया विधि चलती है आप देख सकते हैं, और इसमें हम ओरल देख रहे हैं भाई, क्रिया विधि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये भारत मान सकते हैं भाई, आप ये क्या मान सकते हैं, भारत मान सकते हैं इस प्रकार से, और यहां पर मान सकते हैं दिल्ली। क्या मान सकते हैं, दिल्ली, इस प्रकार से। ये मेघालय है और ये है अरावली। ये क्या है, अरावली, सही है। ये है पश्चिमी घाट पर्वत, यहां पर ये पश्चिमी घाट पर्वत है भाई, और ये है मालाबार का तट, ये है मालाबार तट। क्लियर है। तो देखो हुआ क्या, 1 जून के दिन मानसून आता है। ये मानसून 1 जून को टकराता है, और इसी को हम कहते हैं मानसून का प्रस्फोट। क्या कहते हैं भाई, मानसून का प्रस्फोट। और यही क्या है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो आप समझ गए भाई, यहां से टकराता है और टकराने के बाद ये ऊपर की ओर चलता है, यहां से आगे की ओर बढ़ता है, ये इस प्रकार से, और यहां से इस प्रकार से बढ़ता है। जब क्रिया विधि पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ये मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और दूसरी अरब सागर वाली शाखा। एक तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और अरब सागर वाली शाखा इस प्रकार से उत्तर में जाती है, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस प्रकार से उत्तर में जाती है। क्लियर है। और इस प्रकार से पूरे भारत में वर्षा होती है। एक लाइन और लिखें,
जब ये मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है, जब ये मानसून दक्षिण से कहां की ओर चलता है भाई, उत्तर की ओर, कहां की ओर चलता है, उत्तर की ओर, तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वर्षा की मात्रा में क्या आती है, कमी। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर वातावरण में या फिर हवाओं में नमी में नमी में कमी आ जाती है। तो जब हवाओं में नमी कम होगी तो वर्षा भी क्या होगी, उससे कम होगी। तो बस इतना ही हमें पढ़ना है इसके बारे में। अब बाकी की चीजें क्रियाविधि में हम देखेंगे, तो आप देख सकते हैं। देखो, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, अगर शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की हम बात करें तो शीत ऋतु में मुख्य रूप से दो कारकों से वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा कितने कारकों से होती है भाई, दो कारकों से होती है। और वो कारक कौन कौन से हैं, एक तो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ पहला कारक है, ये विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ। और दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। तो सर्दी के दिनों में भी एक मानसून आता है और गर्मी के दिनों में भी एक मानसून आता है, आप याद रखेंगे भाई। तो देखो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में एक दो बातें आप समझें। पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में एक शीतोष्ण चक्रवात है। क्या है ये, शीतोष्ण चक्रवात, यानी कि वास्तव में ये क्या है, एक चक्रवात है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, जो भूमध्य सागर है, सही है, आपने अफ्रीका के ऊपर पढ़ा है और यूरोप के नीचे भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर से होती है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप से। कहां से होती है, भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप से। और मुख्य रूप से ये भूमध्य सागर, सही है भाई, उसके बाद काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर, इन सभी सागर से नमी प्राप्त करता है। ये जो शीतोष्ण चक्रवात है इन सभी से नमी प्राप्त करता है। और नमी प्राप्त करने के बाद ये मुख्य रूप से पश्चिम से पूरब की दिशा में चल पड़ता है। कहां की ओर चलता है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। और जब ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलता है तो इसीलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, क्योंकि सारी मौसमी गतिविधियां कहां हो रही हैं, भारत के पश्चिम में। तो क्रियाविधि में और ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे, अभी शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करें। पश्चिम से पूरब में गति करता है और इसी कारण से हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं भाई, पश्चिमी विक्षोभ। और जब ये भारत में प्रवेश करता है, तो उत्तर भारत, जो उत्तर पश्चिमी भारत वहां पर वर्षा होती है। कहां वर्षा होती है, उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। और दो प्रकार की होती है, एक तो पहाड़ी राज्यों में, सही है, और दूसरा मैदानी राज्यों में। कहां कहां होती है भाई, एक पहाड़ी राज्यों में होती है और दूसरी मैदानी राज्यों में होती है। अगर मैदानी राज्यों में बात करें तो ये जो वर्षा है मुख्य रूप से पानी की बूंदों के रूप में होती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ये वर्षा हिम के रूप में होती है, जिसे स्नोफॉल कहा जाता है। ये उसके रूप में होती है। और ये वर्षा का जो टाइम पीरियड है लगभग दिसंबर से है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से स्टार्ट होती है और लगभग मार्च तक चलती है। कब तक चलती है, तो 20 दिसंबर या दिसंबर के तीसरे सप्ताह से 20 दिसंबर
या दिसंबर के तीसरे सप्ताह से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का प्रारंभ होता है और मार्च तक ये वर्षा होती है। और मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ द्वारा दो प्रकार से, मैदानी क्षेत्रों में बूंदों के रूप में, पहाड़ी क्षेत्रों में हिम के रूप में। और पहाड़ी क्षेत्रों में आपको पता है भाई कौन कौन से आ जाएंगे, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, भारत के उत्तर के जो राज्य हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। तो इन चार के चारों पहाड़ी राज्यों में किसके रूप में होती है, हिम के रूप में। और इस समय यहाँ पर सेब की फसल चल रही होती है, किसकी, सेब की फसल। और ये जो स्नोफॉल होता है वो सेब की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कैसा होता है भाई, बहुत ही लाभदायक, प्रॉफिटेबल होता है। और बूंदों के रूप में वर्षा मुख्य रूप से पंजाब राज्य में होती है, हरियाणा राज्य में होती है और उसके बाद दिल्ली यूटी में होती है। कहां होती है, दिल्ली नेशनल कैपिटल कह सकते हैं या दिल्ली यूटी में होती है। तो इन राज्यों में बूंदों के रूप में वर्षा होती है। और आप जानते हैं कि दिसंबर के समय में रबी की फसल बोई गई होती है, रबी की फसल। और रबी की फसलों में मुख्य रूप से सबसे बड़ी फसल कौन सी है भाई, गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल के लिए भी ये काफी हद तक लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से इसके द्वारा भारत में इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो आप समझ गए होंगे भाई। तो मैं आपको देखो एटलस मैप से भी बता देता हूं किस प्रकार से होता है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख सकते हैं। देखो इसके बाद देखो होता क्या है, देखो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत की, आपने अगर वर्ल्ड मैप आपके पास हो तो आप देख सकते हैं उसे। ये है देखो भारत, इस प्रकार से भारत को देख सकते हैं भैया, सही है। ये है आपका, और यहां पर है ये हिमालय, सही है। देखो होता क्या है, इसके इधर को जब आप चलेंगे तो ये है अरब, ये क्या है अरब। और अरब के यहीं पर ये है आपका मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है भाई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये है अरब, और यहां पर ये पश्चिमी देश है। इसी के उत्तर में यहां पर पड़ता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के उत्तर में, भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप में जो चक्रवात होता है शीतोष्ण, कौन सा, शीतोष्ण चक्रवात, इसकी उत्पत्ति होती है भाई। और शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होकर कहां की ओर चल पड़ता है, भारत की ओर। यानी कि किस दिशा में जा रहा है, पूरब से, सॉरी पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। कहां से चल रहा है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। इस प्रकार से ये आगे की ओर पड़ता है। और देखो भूमध्य सागर यहीं पर पड़ता है, काला सागर, और यहीं पर पड़ता है कैस्पियन सागर। तो इन सागर से नमी प्राप्त करते हुए ये आगे की ओर बढ़ता है। इसका कुछ भाग तो आपका तिब्बत में चला जाता है और कुछ टकराकर भारत में। तो उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत का मौसम इसी से प्रभावित होता है। उत्तर भारत का जो मौसम है इसी से प्रभावित होता है, किससे, पश्चिमी विक्षोभ से। तो इस प्रकार से जो उत्तर पश्चिमी राज्य हैं, लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर वाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक। और कभी कभी जब इसमें ज्यादा नमी होती है तो पश्चिमी यूपी में भी वर्षा हो जाती है इससे। अगर किसी वर्ष ज्यादा नमी इसमें होती है तो पश्चिमी यूपी में भी इसके द्वारा वर्षा हो जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। और इसके बाद एक और हेडिंग लिख लें आप, देखो सर्दी के दिनों में दूसरा कौन सा कारक था जिससे वर्षा हो रही थी, उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा था भाई, उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, एक दो बात लिखनी है। ये भी देखो ठंडी में आ रहा है, यानी कि सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिनों में आता है। कब आता है भाई, सर्दी के दिनों में आता है। और देखेंगे इसकी जो दिशा होती है उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होता है, दक्षिण
पश्चिम में प्रवाहित होता है। सही है भाई, यानी कि इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, ये पूरा भारत है भाई, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। देखो सही है, शायद उधर को आपको नहीं चमक रहा होगा इसीलिए ज्यादा नहीं बनाया मैंने। तो इसकी दिशा इस प्रकार से होती है, उत्तर पूर्व, देखो ये उत्तर, ये पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व हो गया। यहां पर ये पूरा हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में उत्तर पूर्व से ये हवाएं चलती हैं। कौन सी? उत्तर पूर्वी मानसून की। देखो इनका प्रारंभ उत्तर पूर्व से होता है, इसीलिए इन हवाओं का नाम या मानसून का नाम क्या रखा गया है? उत्तर पूर्वी मानसून। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और हमने बात की है कोई भी हवाएं वर्षा कब करती हैं? वर्षा तभी होती है जब उसमें नमी होती है, और नमी मुख्य रूप से समुद्री क्षेत्र से मिलती है। क्या इसके मार्ग में यहां कोई समुद्र है? अरे भारत में कोई समुद्र है? कोई भी समुद्र नहीं है, इसीलिए इसे नमी प्राप्त नहीं होती है। और नमी प्राप्त नहीं होने के कारण ये भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं है। तो आप याद रखेंगे, सर्दी के दिनों में भारत में उत्तर पूर्वी मानसून आता तो है, लेकिन नमी प्राप्त ना होने के कारण पूरे भारत में, यानी कि भारत में ये वर्षा करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन इसकी वह शाखा, इसका वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर बहता है। कहां से? बंगाल की खाड़ी से। आप देख पा रहे होंगे ये पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी है, और यहां से होकर इसका जो भाग प्रवाहित होता है वो ये है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर है पूर्वी घाट पर्वत। तो आकर ये पूरा मानसून जो कहां से होकर आ रहा है भाई? आपका बंगाल की खाड़ी से। किससे आकर टकराता है? कोरोमंडल तट से, और यहां पर खूब वर्षा होती है। तो पूरे भारत में इन दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून से कहीं भी वर्षा नहीं हो रही होती है। केवल पूर्वी घाट पर्वत पर, या फिर ये जो पूर्वी घाट पर्वत के सहारे कोरोमंडल तट पर, यानी कि तमिलनाडु के तट पर वर्षा हो रही होती है। तो आप लिख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वे पूर्वी तट से या पूर्वी घाट पर्वत से क्या करती है भाई? टकराती है, और टकराने के बाद ये खूब वर्षा करती है कोरोमंडल तट पर। कहां पर? कोरोमंडल तट पर। तो आप याद रखेंगे इन दिनों में कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा हो रही होती है, जबकि पूरे भारत में वर्षा नहीं हो रही होती है। तो भारत में होने वाली वर्षा को प्रभावित करने वाले यही कारक हैं, और इन्हीं कारकों के कारण भारत में वर्षा होती है। तो अगले वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे इन सभी चीजों की क्रियाविधि। बहुत ढेर सारी चीजें हैं इसमें समझने के लिए, जहां से वन लाइन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आप डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन पढ़कर छोड़ देते हो, और अगर उससे आगे की चीज पूछ ली जाती है तो फिर समस्याएं होती हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं भाई वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।